स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक में जो प्रकाशिकी का चैप्टर चल रहा था, तो इसमें पहला जो लेक्चर था उसको मैंने अपलोड कर दिया था और उसको देखा कि जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको हमने देखा किस प्रकार से, और निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। आइए आज इसका जो अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, पहले ये समझने की बात है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो ये इमेज है वो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि जो हम आपको बताएंगे तो इससे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली है क्या। तो होता क्या है कि हमारे पास दो माध्यम है, ये वाला माध्यम थोड़ा सघन है, डेंस है, और जो ये माध्यम है वो थोड़ा विरल है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा कांच का है और ये वाला हिस्सा वायु का है, ऐसा भी मान सकते हैं। तो सघन और विरल का दो माध्यम है। तो कहा जाता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से चाहे वो विरल से सघन हो चाहे वो सघन से विरल हो, किसी में प्रवेश करे। अगर हम लोग सीधे सघन से प्रवेश की ही बात कर लें तो दोनों इमेज आपके यहाँ दिए गए हैं कि सघन से विरल में प्रवेश करे या विरल से सघन में, यहाँ दोनों दिए गए हैं। दोनों में थोड़ा अंतर है, वो आपको मैं बता दूंगा अभी। तो डेफिनेशन समझिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, एकदम परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे नहीं, तिरछा थोड़ा प्रवेश करता है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा जो है वो सीधी जानी चाहिए ना, लेकिन वो सीधी न जाकर के थोड़ी परिवर्तित हो जाती है। तो कभी ये इधर की तरफ जाती है, कभी ये इधर की तरफ जाती है। तो क्या चक्कर है, यही जो है ये हमें देखेंगे कि इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब हमें याद क्या रखना है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है या विरल से सघन में जा रही है, दोनों में ध्यान रखना है। तो इसमें जो बीच में एक लाइन है अभिलंब, इसको कहते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल। इसी से देखेंगे कि पास है कि दूर है। ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जब जो हमारी प्रकाश की किरण है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी कि जो वायु से कांच में प्रवेश करेगी, तो वो क्या होगी, इस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। जो अपवर्तित किरण है वो किधर झुक जाएगी, इधर, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा। और जब ये उल्टा सघन से विरल में जाएगी तब ये लंब से और दूर से जाएगी। तो दूसरा इमेज देख लेते हैं। देखिए, जब वो सघन से विरल में जा रही होगी तो देखिए वो लंब से दूर हो गई। तो हमें दोनों बातें यहाँ याद रखनी है। अब यही चीज़ हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे थे इसको देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि क्या कहा गया है, तब आपको आसानी होगी। नहीं तो ये एक सिंपल डेफिनेशन लगती। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, और इसी घटना को कहते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन इसे ही कहते हैं। इंग्लिश जो टर्म है वो भी ध्यान रखा करिए। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण जो होता है विभिन्न पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना है। इसका मतलब जो सघन माध्यम वहाँ प्रकाश की चाल अलग होगी और जो विरल माध्यम वहाँ प्रकाश की चाल अलग होगी। आप जानते हैं कि वायु निर्वात में जो प्रकाश की चाल है सर्वाधिक होती है ना, और जैसे जैसे सघन माध्यम में जाएगी उसकी चाल कम होती जाएगी। तो अब यही देखिए आपके दोनों इमेज जो मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो क्या होगा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इमेज याद आया, विरल से जब सघन में जाती है, ये वाला इमेज है। किरण आपको दिख रही होगी, जब विरल से जाएगी तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, ये झुक गई है इधर। ठीक है, तो ये कब होगा, जब विरल से सघन माध्यम में किरण जा रही होगी प्रकाश की। और उसी के बाद उसकी अगली लाइन है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। यहीं पर आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, वो आपसे सीधे कहेगा कि जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है, वह बिल्कुल सीधे निकल जाती है, बिना अब कोई उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से विकल्प उसके कई हो सकते हैं। तो आपको अगर ये लॉजिक पता हो गया तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो रिफ्रैक्शन समझ में आ गया क्या होता है, दो इमेज के माध्यम से समझ में आ गया, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है थोड़ा कलर से। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिफ्रैक्शन को समझ लेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो यहीं पर एक बात और समझ लेते हैं। जो जिधर से किरण आ रही हो, यानी कि इस पर रेखा प्रकाश गिर रहा है, तो ये आपतन कोण कहलाएगा। आपतित किरण है ना ये, तो ये कोण जो अभिलंब से इसके बीच में कोण बनेगा, ये रहा आपका अभिलंब और ये रहा आपकी किरण, तो ये जो बनेगा इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण।
और जो नीचे रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ से, तो ये वाला तो तुम्हारा चल नहीं रहा है, ये तो इधर झुक जा रहा है। लेकिन हमें कोण किधर से देखना है, हमें अभिलंब से देखना है कितनी डिग्री पर है। तो देखिए ये, तो जब ये विरल से सघन में जा रही होगी तो ये वाला एंगल देखिए आपका कम हो जाएगा, जब ये सघन से विरल में जाएंगे तो ये वाला एंगल देखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये वाला इमेज तो इम्पॉर्टेंट है ही है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला इमेज। इसको क्यों इम्पॉर्टेंट मैं कह रहा, इसको लेकर के जब भी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जब कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो यही आगे चल कर के आपको इसी में समझना होगा क्रांतिक कोण और इसी में समझना होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर ये दो टर्म आपको समझने हैं तो ये वाला इमेज जो है उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि यही आपके आगे अभी काम आने वाला है। हम लोग लौट के इसी इमेज पर आएंगे, ठीक है, जिसमें सघन से विरल माध्यम में जो किरण है वो जा रही होगी। तो अभी थोड़ा सा और आगे टर्म देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए इसमें आगे देखते हैं जो अपवर्तन के नियम हैं वो क्या कहते हैं। अपवर्तन के नियम सीधे तौर पे आपको कहते हैं कि जो कुछ खास हैं, 2-3 नियम हैं, उनको देख लेते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। ये साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई। व्यवहारिक भाषा में समझिए, व्यवहारिक भाषा में ये समझिए कि इस किरण को जो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। इस इमेज में ये आपकी मान लीजिए यहाँ पर है टॉर्च, इसके जरिए आप लाइट यहाँ से छोड़ रहे हैं। इस टॉर्च को अगर आप यहाँ लेके जाएंगे तो क्या नीचे का एंगल नहीं चेंज होगा? तो ये वाला भी तो एंगल आपका चेंज होगा, जो ये एंगल बन रहा है तो इसका भी तो एंगल चेंज होगा। जब आप इसको इधर करेंगे तो ये भी तो इधर सरकेगा। तो इस तरीके से जो ये एंगल की बात हो रही है, ये अनुपात क्या होगा? ये अनुपात स्थिर रहता है। इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। तो यही आपके यहाँ डेफिनेशन में समझाया गया है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या, दोनों कोण मैंने आपको बता दिया है, आपतन कोण अपवर्तन कोण, तो इनका अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। इसी को कहते हैं स्नेल का अपवर्तन नियम। तो स्नेल का अपवर्तन नियम क्या है? आपने इसको व्यवहारिक रूप में समझ भी लिया है। अब जो इसमें स्थिरांक आएगा इसका I/R का, I किसको कहेंगे? रे ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा वाला कौन सा होगा? रे ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो अब देखिए, दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान जो होगा वो प्रकाश की चाल पर निर्भर करेगा। ये तो पहले ही हमने देख लिया है। अपवर्तनांक क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना अपवर्तन करेगा कोई माध्यम। एक बात समझिए कि अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। ये बगल में आपके एक टेबल दिख रही होगी, कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक और उनके क्रांतिक कोण। ये इसको तो अभी हम लोग समझेंगे क्रांतिक कोण क्या है। जो अपवर्तनांक है ये देखिए, ये अपवर्तनांक है कि कितना, जो ये है निर्वात में प्रकाश की चाल को अगर माध्यम में प्रकाश की चाल से डिवाइड कर दिया जाए C/V, तो निकल सकता है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, और वही कहलाएगा आपका, उसका अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, यहाँ बात क्या ध्यान रखने वाली बात है कि आवश्यक नहीं है कि जो प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक रूप से सघन है। अपवर्तनांक अगर आपके ये समझ में नहीं आया है तो मैं थोड़ा आपको इसको व्यवहारिक रूप में समझा देता हूँ कि कैसे अपवर्तनांक निकाला जा सकता है। देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है। किसी बर्तन में क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है, और उसकी आभासी गहराई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। यानी कि वो दिख कहाँ रहा है? लगभग वो यहाँ पर दिख रहा है 15 सेंटीमीटर। इसकी गहराई जो है वो कितना बताते हैं? 15 सेंटीमीटर है। लेकिन वास्तव में जो वो गहरी है, जो कि पानी में थोड़ा ऊपर दिखता है ना, वास्तव में जो गहरा है वो यहाँ पर है। जैसे मछली भी आप पानी में देखेंगे तो जिस गहराई पर होगी उसे थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये माध्यम की वजह से होता है। तो वास्तविक गहराई उसकी कितनी है? वो है 20 सेंटीमीटर है। तो अब आप समझिए, वो कह रहा है कि तब बताइए कि उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। तो अब समझिए, हमने ये क्या निकाला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दरअसल हम लोग क्या कर सकते हैं, इस माध्यम में यहाँ पर वास्तविक जो गहराई है 20 और जो आभासी गहराई है उसकी 15, अगर ये निकाल लें और इसको यहाँ पर डिवाइड कर दें तो इसको आप काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? तो ये कट जाएगा आपका 5 चौक 20,
5 तिहाई 15, 4/3। अगर इसको डिवाइड कर दें तो आएगा 1.33। तो इससे पता चल गया कि 1.33, देखिए ये 1.33 अपवर्तनांक आप किसका है, तो 1.33 है पानी का अपवर्तनांक। इसका मतलब वो द्रव कौन सा था, तो इसमें पानी भरा हुआ था और पानी का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 निकला। तो मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए भी पूछ लिया कि ऐसे भी वो करके आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। इसके प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरणों पर विशेष ध्यान रखा करिए, क्योंकि देखिए हमसे वो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, अप्लाइड पूछते हैं। तो जल से भरे किसी बर्तन अथवा तालाब की पेंदी वास्तविक गहराई से ऊपर कुछ उठी हुई प्रतीत होती है। थोड़ा और बात कर लेते हैं साइंस में। आज आप अपने घर पे लेके कटोरा लीजिएगा, कटोरे में पानी भरिएगा, पर नहीं, कटोरा खाली लीजिए, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, छोटा सा सिक्का यहाँ रखा रहे और आप उसको देखिए, तब तक देखिए यहाँ से, आपकी मान लीजिए आइज़ ये हैं, तो यहाँ से तब तक देखिए कि आपको सिक्का ना दिख रहा हो, ठीक है, लगभग इतना, यानी कि देखते देखते ऐसे झुक जाइए कि आपको सिक्का ना दिखने लगे। अब वहीं पे अपनी आइज़ को स्टेबल रखिए और इसमें पानी भर दीजिए। उसके बाद आपको देखेंगे कि आपको वो सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा, यानी कि आपको वो सिक्का दिख जाएगा। तो यही वो कह रहा है कि जल से भरे किसी बर्तन अथवा तालाब आदि की पेंदी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। यही चीज़ मछली में भी होता है कि मछली की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। अभी मैंने आपको जो सवाल लगाया था वो भी इसी को लेकर के लगाया हुआ था। तो प्रकाश के अपवर्तन के ही ये सारे उदाहरण हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रक्रिया की वजह से होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होते हैं, ठीक है। वो आपको कई चीज़ें दे सकता है उसमें, लेकिन आपको प्रकाश का अपवर्तन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। साथ में आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर कांच का ग्लास है उसमें नींबू रखा हुआ है और बगल से देखा जाए तो अपने वास्तविक आकार से थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। एक चीज़ और भी आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा कि जो सूर्य होता है सूर्योदय के कुछ पहले ही दिखाई देने लगता है, हालांकि हमें पता तो नहीं चलता, लेकिन वास्तविकता यही है। और सूर्यास्त के बाद भी जो आभासी सूर्यास्त हम लोग को दिखाई देता रहता है। तो जो आभासी और वास्तविक सूर्यास्त होता है ना, सूर्योदय, उसमें लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए तो ये ऐसा पूछ सकते हैं। एक और भी इसमें एग्जाम्पल मिल सकता है अपवर्तन का कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की आकृति चपटी अंडाकार प्रतीत होती है, और जो तारों का टिमटिमाना है वो भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। आइए बात करते हैं क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण क्या है? अगर क्रांतिक कोण हमें समझ में आ गया तो हमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी समझ में आएगा। अगर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन समझ में आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि आज जो संचार के लिए उपयोग हो रहा है, जो केबल हो रहे हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर, वो कैसे इस पर काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बात समझिए कि हर माध्यम का क्रांतिक कोण जो है, जैसे अपवर्तनांक अलग होता है वैसे उसका क्रांतिक कोण भी अलग होता है। तो हर माध्यम के क्रांतिक कोण निश्चित होते हैं और अलग होते हैं। पहले इसकी देख लेते हैं साइंटिफिक डेफिनेशन, तब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो मैंने आपको जब बताया था सघन से विरल में प्रवेश करती है तो क्या होता था, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसी कंडीशन की हम लोग बात यहाँ करेंगे। तो ये आपकी यहीं पर परिभाषा निकल के आती है कि किसी सघन माध्यम में वह विशेष आपतन कोण, कौन सा कोण, ऊपर वाला जो आपतन कोण सघन माध्यम में था, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होने पर क्रांतिक कोण का मान कम होता है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग लॉजिकली समझ नहीं पाए। आइए चलते हैं अपने उस एग्जाम्पल पे जो हमने कहा था कि इसको हम लोग वापस इस पर लौट के आएंगे। तो अब आप समझिए, हमने आपसे स्नेल का नियम बताया था कि जब आप इस एंगल को बढ़ाएंगे तो ये एंगल भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो इस रेस को आप यहाँ पर एंगल को इधर लेके जाइए और इधर लेके जाइए, ऐसे लेके जाएंगे तो क्या होगा, एक बार ये ऐसे घूमेगा, एक बार ये, तो इसका भी एंगल घूमते घूमते एक बार यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंगल कहाँ से निकाला जाएगा? ये तो नॉर्मल से ही निकाला जाएगा, आपके अभिलंब से। जो इसकी ये रेज हमारी ये वाली फिक्स है, ये तो अब नहीं रही। इसको हमने कहाँ से अपनी टॉर्च जलाना शुरू कर दिया? हमने टॉर्च अपनी यहाँ से जलाना शुरू कर दिया, है ना। तो अब यहाँ से जब रेज आ रही हैं, और ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। ये अनिवार्य शर्त है कि किरण का सघन से विरल में जाना हो, यानी कि यहाँ मान लीजिए कांच रखा हो और ये विरल हो, वायु हो, तभी ऐसा होगा। उल्टा विरल से सघन में नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्रांतिक कोण कब बनेगा? तो अब इसमें क्रांतिक कोण है क्या? तो ये यहाँ पे आया
तो ये घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। यानी कि अब आपका एंगल रियल में कैसा बना, ये बना आपका, और ये वाला घूम के इधर चला गया ऐसे, ठीक है। तो इसका जो एंगल बन गया वो कितना बन गया, 90 डिग्री का बन गया। और जब ये 90 डिग्री का बन गया तो जो ये वाला एंगल है आपका, ये इस नॉर्मल से, इसी को कहा जाएगा आपका क्रांतिक कोण। क्या कहा जाएगा, क्रांतिक कोण। दरअसल इसके बाद होता क्या है, ये जो क्रांतिक कोण बन गया ना, अब इसके बाद इसको जब भी आप झुकाएंगे तब ये रिफ्लेक्ट नीचे नहीं होगा, अब ये वापस सघन माध्यम में ही चलाएगा। इसी को कहते हैं कि कोई भाग उधर गया ही नहीं, ये सारा का सारा सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो गया। तो किसको क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसीलिए ये क्रांतिक कोण आपको बताया जाता है कि क्रांतिक कोण के मान से अधिक जब भी जाएगा तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आइए अब उस डेफिनेशन में चलते हैं, एक बार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि अब आपको वो आइडिया लग जाएगा कि क्रांतिक कोण क्या है। तो किसी सघन माध्यम में वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए, आपतन कोण कौन सा हुआ, जो पहले गिर रहा था, तो टॉर्च से आप लाइट डाल रहे थे उसी कांच के माध्यम से, तो जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जो है विरल माध्यम में क्या होना चाहिए, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हो रहा है 90 डिग्री हो जा रहा है। तो अब वहाँ पे क्या कहलाएगा, वो क्रांतिक कोण। अब इसके बाद ज़्यादा होगा तो आंतरिक परावर्तन जो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा, ठीक है, और वो हीरे की तरह चमकने लगेगा। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक के रूल है, ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसका एक रूल इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो है ज़्यादा अगर होगा, क्योंकि हर चीज़ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। पानी का अपवर्तनांक देख रहे हैं 1.33 है, कांच का है लगभग 1.52 है, फ्लिंट कांच का 1.65 है, हीरा का आपका ये पूछा जा सकता है 2.42 है। तो ये तो हमें सबके अपवर्तनांक होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक कैसे निकलता है, कि प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है और इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है उससे डिवाइड किया जाता है, तब ये निकाला जाता है। तो ये तो फिक्स हो जाएगा ना आपका, तो इसलिए इसकी एक इंडेक्स तैयार हो जाती है, तो ये वाला आपका फिक्स रहेगा। अगर ज़्यादा होगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा, देखिए कम हो रहा है ना, यहाँ पर क्रांति अपवर्तनांक कितना था 1.33, ये बढ़ा, यानी कि आपका अपवर्तनांक बढ़ा, यही तो कह रहा है, अपवर्तनांक ज़्यादा हुआ तो क्रांतिक कोण क्या हुआ, कम हुआ। पानी का अपवर्तनांक 1.33 था तो इसका क्रांतिक कोण ज़्यादा है 48.5 डिग्री, और जब ये कम हो गया, जब ये बढ़ गया अपवर्तनांक, तो यहाँ पर आपका देखिए क्रांतिक कोण जो है वो कम हो गया, 24.4 डिग्री हो गया। तो ये रहा, यहाँ से क्वेश्चन दोनों से पूछे जाएंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है, या कांच का कितना होता है, लगभग 42 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो ये इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं, और इनको मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश कर पाया हूँ, समझ में आया हो तो बताइएगा। अब इसी से लगा हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो मैंने आपको बताया था क्रांतिक कोण बताते समय, उन्हीं बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम, एक चीज़ का नियम याद रखिएगा, सघन से विरल जाना चाहिए प्रकाश को, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे सघन बना हुआ है, तो यहाँ भी किरण कैसे जा रही है, जो हमने रेस बनाई थी देखिए वही यहाँ बनी हुई है, इधर से जा रही है और इधर टर्न 90 पे हो गई। तो ये चूंकि आपका ये नॉर्मल है तो इससे वाला ही क्या बन गया, IC लिखा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सघन से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यानी कि अब क्या करेंगे, इसको अगर और बढ़ाया, यानी कि अब प्रकाश अगर यहाँ से डाला तो ये वाली क्या होगी, यू टर्न हो जाएगी। तो क्या होगा, आपतन कोण यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो तो किरण सघन माध्यम से पृष्ठ परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आती है। अब क्या ये विरल माध्यम में गई किरण, नहीं, ये तो आपके सघन माध्यम में ही वापस लौट आई। तो इसी परिघटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये मैं रट क्यों रहा हूँ इतनी देर से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसी कौन सी खास बात है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। तो देखिए इसी इमेज को यहाँ पर इनलार्ज करके आप देख सकते हैं कि सघन माध्यम से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। तो जब इसका ये क्रांतिक कोण से इसको बड़ा कर दिया गया, क्रांतिक कोण तो लगभग इसी में बन जा रहा था। आपको पता है कि किसी का माध्यम कौन सा होगा, ये सघन माध्यम अगर हीरे का है तो उसका क्रांतिक कोण कितना है, ये आपके टेबल में दिया हुआ था, तो उसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि उसका क्रांतिक कोण कितना था। हीरा होगा तो 24.4 डिग्री होगा, पानी होगा तो 48.5 पे ही होगा। जिस एंगल पे आप ये डाल रहे हैं मैं उसी के एंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से उतना एंगल काउंट कर लीजिए और उसी पे छोड़िए, उसके बाद बढ़ाते जाएंगे तो वो पानी इधर की तरफ
चलता जाएगा। थोड़ा यूट्यूब वगैरह से देखा करिए, बहुत सारे वीडियोज से बनाए गए हैं, सर्च करिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की किरण कैसे चलती है, तो थोड़ा आपको देखने को मिल जाएगी। शर्त यहाँ सबसे बड़ी है, इसको याद रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, तो ये शर्त याद रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 बातें हैं इसमें जिसको मैं रटता आ रहा कि प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हों, पहला ये आपका कंपलसरी है। दूसरा, सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ये जो कोण है यहाँ पर 90 डिग्री जब बनने लगता है तो इसके बाद इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो सघन माध्यम में आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हीरे का अगर क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री है तो उसको बढ़ा के 25, 26, 27, 28 डिग्री होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। एक बात जान लीजिए कि हीरे की कटिंग ही उसकी चमक का कारण होती है, तो उसको प्रॉपर एंगल पे काटा जाता है, तभी उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वो चमकता है। अब सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण को लेकर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसको रट रहे इतनी देर से, हीरा चमकता है, तो ये क्यों चमकता है, अब तो समझ गए होंगे, इसका उत्तर कभी गलत नहीं करेंगे। उचित रीति से कटे हीरे के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हीरा चमकता है। और मैंने आपसे कहा कि हीरे को चमकने के लिए सही ढंग से कटा होना जरूरी है, क्योंकि सही ढंग से कटे हुए होने पर ही प्रकाश का आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो पाएगा। यानी कि क्रांतिक कोण मान लीजिए इसका कितना है, 24.4 डिग्री है, तो आपतन कोण कितना रखना होगा, इससे ज़्यादा रखना होगा, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री नॉर्मल से, है ना। तो यहाँ से देखना है कि कितना, लगभग 24.4 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो सही ढंग से कटे हुए प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो पाएगा, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रघटना संभव होती है। एक और एग्जाम्पल मिलेगा कि अगर कोई कांच लगा होता है और वो चटक जाता है, तो आप देखिए उतना दूर बड़ा चमकीला प्रतीत होता है। भाई चटक गया तो काहे चमकीला हो गया, तो बस इसका कारण एक ही जानिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। बहुत डिटेल में हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें केवल उदाहरण देखने हैं। मरीचिका देखिए क्या है, मरीचिका ये है कि कभी आप रेगिस्तान में जाइए, सड़क पे जाइए, दूर गर्मी में जो खूब प्रचंड गर्मी पड़ती है, देखिए दूर से लगता है एकदम पानी पानी फैला हुआ है ना, रोड पे आपको लगता होगा। तो समुद्र में तो यही होता है, और माफ़ कीजिएगा जो आपका मरुस्थल है, तो जो मरुस्थल में गर्मी के दिनों में दूर किसी स्थान पर पानी होने का भ्रम होता है, इसी को कहते हैं मिराज यानी कि मरीचिका। ये क्यों होता है, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो प्रकाश जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो मैंने आपको बता दिया कि वायु जो है यहाँ पे कहाँ सघन विरल हो गया, तो कहेंगे देखिए ऊपर की हवा जो होती है वो थोड़ी ठंडी होती है और नीचे की हवा थोड़ी गर्म होगी, तो क्या होगा, वो सघन माध्यम हो जाएगा, ये विरल माध्यम हो जाएगा। यहाँ की जब रेज आएंगी तो क्या होगा, उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो नियम तो सब पे वही लागू होगा, बस आपको इतना जानना है कि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर, जिसके लिए आजकल बड़ा चल रहा है कि अब जो नेट आपको डेटा वगैरह मिलेगा वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए मिलेगा। भाई ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है हर जगह, उसके जरिए भेजा जाएगा संचार। तो इसमें क्या होता है कि उच्च गुणवत्ता वाले कांच या क्वार्टर तंतुओं से ये प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक कोर होता है और एक क्लैडिंग होता है, आवरण होता है। इसमें जो क्रोड का अपवर्तनांक होता है वो आवरण के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, तो क्या होगा कि उसका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तो संचार के संकेत वगैरह लंबी दूरी तक आराम से भेजे जा सकेंगे। तो क्योंकि उससे ऊर्जा क्षय जो है, जो बीच में ऊर्जा का लॉस होता था, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो सिग्नल की गुणवत्ता वगैरह भी बहुत अच्छी रहती, न्यूनतम प्रभावित होती है, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, तो ये जो आपका जो ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये आपके एंडोस्कोपी में भी इसका यूज़ होता है। मानव शरीर के आंतरिक भागों के चिकित्सकीय निरीक्षण के लिए जो एंडोस्कोप है वो प्रकाश की ऑप्टिकल फाइबर पर तंतु पर ही आधारित होता है। तो इस तरीके से हमने आज पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देखा और जो कोण के बारे में है अपवर्तन को देखा, उनको हमने जाना। अब हम लोग ऐसे ही बहुत अच्छे से समझेंगे लेंस को। लेंस जो है ये समझना बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो हमने आपको उत्तल दर्पण पढ़ाया है, अवतल दर्पण पढ़ाया है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा पहला वीडियो, तभी आप इसको पढ़िएगा। लगभग सेम आपको वैसा ही कुछ मिलेगा। यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही फिगर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ऐसे जब आप बुक पहली बार देखते हैं तो बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन मेरे साथ पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप इसको पूरा
कर पाएंगे और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हम लोग तैयार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेंस के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।